Yeah. Today we'll be seeing the third type of problem and this is the final type of problem. Okay, मतलब अपना जो आज का lecture है, this is the last lecture of this module of this topic. Okay, so and in this what we are going to do is we are given a function f of x और यहाँ पर जो interval defined होगा वो 0 to L होगा. Okay, and what we have to do is we have to find half range Fourier sine और cosine series expansion. Okay, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देख के you have to understand certain things. फंक्शन दिया है और ये जो इंटरवल है 0 to L है, तो अभी तो लेंथ ऑफ द इंटरवल हमें निकालना आता है. सो यू कैन सी दैट जो लेंथ ऑफ द इंटरवल हमें दिया है वो L है. ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फुल इंटरवल इन फूरियर सीरीज? 2L. करेक्ट. मतलब यहाँ पर जो इंटरवल दिया है वो हाफ लेंथ का इंटरवल है, मतलब आधा ही इंटरवल दिया है. ओके, ये हम लेंथ यहाँ पर ये जनरल एक्सप्रेशन है इसके लिए ये पता चल रहा है. बट व्हेन वी लुक एट द क्वेश्चन, ओके, लाइक इफ आई गिव यू द इंटरवल 0 to 2, अभी आपको कैसे पता चलेगा कि ये आधा इंटरवल है या पूरा इंटरवल है? उसके लिए आपको क्वेश्चन रीड करना है. सी द क्वेश्चन विल बी फाइंड हाफ रेंज एंड फूरियर. यहाँ पर या तो साइन सीरीज एक्सपांशन है या फिर कोसाइन सीरीज एक्सपांशन दिया होगा. यहाँ पर क्वेश्चन में इटसेल्फ आपको दो इंफॉर्मेशन मिलेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू हाउ टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्वेश्चन. तो सबसे पहले लेट मी टेक एन एक्चुअल प्रॉब्लम एंड एक्सप्लेन दिस टू यू, तो फिर ये आपको और क्लियर हो जाएगा. फाइंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज of f of x equal to x, where the interval for x is 0 to 2 and hence deduce. तो deduce वाला पार्ट हम बाद में देखेंगे. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर दो चीजें हैं जो नई है इन दिस प्रॉब्लम. ओके, यहाँ पर कहीं पर भी वर्ड फूरियर नहीं दिख रहा है, सीरीज बोला है. तो हमारे सिलेबस में से फूरियर सीरीज है, सो दैट वर्ड फूरियर में नॉट अपीयर समटाइम्स. ओके, डायरेक्टली हाफ रेंज कोसाइन सीरीज या हाफ रेंज साइन सीरीज ऐसा भी क्वेश्चन दिया जाएगा. एक्चुअल वे ऑफ सेइंग दैट इज हाफ रेंज फूरियर कोसाइन सीरीज ऐसा आना चाहिए था, बट मेनी अ टाइम्स द वर्ड फूरियर इज ओमिटेड. ओके, तो यहाँ पर एज आई सेड दो नई वर्ड है. पहला वर्ड कौन सा है? हाफ रेंज. ओके, पहला वर्ड है हाफ रेंज. दूसरा नया वर्ड जो क्वेश्चन में हमें दिख रहा है वो है कोसाइन. बाकी अदरवाइज बाकी सब इसमें नॉर्मल है. अब ये जो दो नई चीजें हैं हमें दो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एंड सी हाउ नाइस एंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज. ओके, लेट्स लुक एट द फर्स्ट वर्ड. हाफ रेंज है ये. ओके, या हाफ रेंज. नाउ रेंज का क्या मतलब है? रेंज कैन बी इंटरप्रेटेड एज इंटरवल. रेंज इज अनदर वर्ड. रेंज इज लाइक लिमिट्स, इंटरवल. करेक्ट. यहाँ पर रेंज इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंटरवल. तो ये अगर हम रेंज के जगह पर इंटरवल वर्ड यूज करें तो दिस रीड्स हाफ इंटरवल. सो ये क्वेश्चन में ही बताया गया है कि ये जो इंटरवल आपको दिया है ये हाफ इंटरवल है. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? दे आर टेलिंग यू इन द क्वेश्चन कि यहाँ पर जो इंटरवल दिया है ये हाफ इंटरवल है. ओके, इससे क्या फर्क पड़ेगा वेदर हाफ इंटरवल दिया है या फुल इंटरवल दिया है? क्या लगता है आपको, क्या फर्क पड़ेगा? एनीवन? वेरी गुड अमित. हम लोग स्टेप 1 में एक्सेलेंट एक्सेलेंट. फुल लेंथ इज L. नहीं 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 दिशा, फुल लेंथ L नहीं होता है. फुल यू मीन द लेंथ ऑफ द इंटरवल. हाँ, द लेंथ ऑफ द गिवन इंटरवल. करेक्ट दिशा, यू आर करेक्ट. Jeet says it says half range, so that's why the half interval is given. Yes, yes. Jeet, here no, whether the interval given is half or not, we do not know.
because we don't know the function, we don't have the graph of the entire range in between in front of us. Okay, whatever given here, like for example f of x equal to x 0 to 2. So now this interval 0 to 2 can be a full interval also. That means the function can be periodic with period equals to 2. When we say full interval, कि यही interval, ये जो length of the interval है, that is equal to the period. That is what I had told you in the beginning, which we usually do not take it. It's not required for the solution. Okay, तो ये जो 0 to 2 है, ये अपना पूरा interval भी हो सकता है. Okay, so we cannot identify by looking at the function and the interval कि ये पूरा interval है या half interval है. Okay, sometimes what happens in some situations, in some problems, we do not know the full interval. Okay, we do not know the full information. We have only half the information. Okay, so here in that case what we are dealing with is half interval. So how do we inform that in the question? That is by using the word half range. Okay, like let me give you an example over here. For example, suppose this function f of x equal to x is a function defined, the actual interval is -2 to 2. ठीक है, -2 to 2 मतलब -2 to 0 में कुछ तो है function and 0 to 2 में some function is there. And suppose this x represents some reading taken over time t. X represents time. अभी my experiment is such that for time t equal to 0 से लेके time 2 equals to 2 seconds, let me take, I can take the observation, I can take the reading. So 0 से लेके 2 तक का मेरे पास function है. Okay, मेरे पास observations है. But actual function -2 to 0 है. But मेरे apparatus या whatever things I have, okay, with that I am not able to take the reading from over the interval -2 to 0. तो -2 to 0 के ऊपर क्या function है ये I don't know. So I know the entire interval is -2 to 2, but I have only half the information. मतलब I know the function only over half the interval, that is 0 to 2. Okay, so in that case when I have this half interval का function known, how to find the Fourier series expansion? That is this type 3 problem. Is this understood? ये समझ में आया सबको? Okay, so usually this happens with time t, क्योंकि time t में and another thing, if you must have observed, half range में आधा interval दिया होगा, but अपना point हमेशा अपना interval हमेशा 0.0 से start होगा. Okay, so that is the case. Okay, so the first word समझ में आ गया. Half range means half interval. इससे पता चलता है कि हमारे पास जो इंटरवल है ये हाफ इंटरवल है. इससे फर्क क्या पड़ेगा? स्टेप 1 में हम जब लेंथ ऑफ द इंटरवल को कंपेयर करते हैं, ओके, जब फुल इंटरवल दिया रहता है वी कंपेयर द लेंथ ऑफ द गिवन इंटरवल विथ 2l. ओके, बट व्हेन हाफ रेंज, दैट इज हाफ इंटरवल दिया है, वी विल कंपेयर द लेंथ ऑफ दिस गिवन इंटरवल विथ l. ओके, फुल इंटरवल का लेंथ है 2l, तो हाफ इंटरवल का लेंथ होगा l. ओके, ये पहला चीज है जो हमें फर्क पड़ेगा. ओके, यहां तक सबको ठीक है? ऑल राइट, नाउ कमिंग टू द सेकेंड वर्ड. ओके, अगर किसी को बीच में कुछ भी डाउट है एंड इफ आई एम नॉट observing your chat, please unmute and ask, because this is very important that you understand it. ये Fourier series में आपको question देख के समझना है, okay, कि कैसे proceed करना है. Okay, let's look at this particular word cosine. Okay, यहाँ पर दो word थे, cosine और sine. Now cosine, when you look at this word cosine, किस function का feeling आता है आपको? odd function का या even function का? कोसाइन फंक्शन का सुन के what comes to your mind, odd function or even function? Even, very good, because cosine itself is an even function. Okay,
All right, now see how the question is framed. See the second part of the information they have disguised into the question. When they say find cosine series, okay, that means they are telling us that this function is even. तो हमें find out करने की जरूरत नहीं है. Usually whenever we are given a function, this इसमें when the interval में 0 is the center point, we check whether it is even or odd, and if it is even or if it is odd, then we have got two offers and then we proceed ahead, correct ना? But यहाँ पर here in this case, as I told you, actual interval is -2 to 2. We are given only half the interval, that is 0 to 2. तो पूरा interval तो दिया ही नहीं है, तो हम इसमें even odd check भी नहीं कर पाएंगे. Okay, so आधा interval दिया है. So here we are already told in the question कि the function is even. Cosine word दिखेगा तो इसका मतलब है the function is even. You have to take it as even. And then whatever offers are available for even function, you have to use it in the solution. ये समझ में आया? तो यहाँ पर दो information दिया है. Number one, that half range, that is only half the interval is given in the question. And number two, कि the function given is even. Okay, तो ये question read करके समझ में आया. Now let us start with the solution. We start with step 1. तो step 1 में we visualize our function. तो यहाँ पर हमारा interval है 0 to 2 and 0 to 2 में अपना function defined है x. So ये half interval ही है. Now we know length of full interval in Fourier series is 2L. मतलब length of half interval will be L. So since this is half interval, we compare the length of this half interval with L. तो ये L will be, ये half interval का length कैसे find out करेंगे? This value minus this value. So it is 2 minus 0, which is equal to 2. So we get L equal to 2 here. Okay, तो ये अपना first part complete हुआ. Now the second part, यहाँ पर बोला है cosine. Okay, so we will not write here in the solution कि cosine series मतलब ये even function है, नहीं, वो हमें solution में लिखना नहीं है, वो हमें सिर्फ समझना है. So if it is a cosine series, so we know now in our mind that it is an even function. तो उसका first offer क्या होगा? Two offers are there, no, for even function. तो उसका first offer क्या होगा? Some Fourier coefficient becomes 0 ना, कुछ तो होता है ना 0. हाँ, bn is 0, that is the first offer, isn't it? तो cosine series है, मतलब दिमाग में आता है कि even function है, so we have to just write cosine series, therefore bn equals to 0. ओके, ये सॉल्यूशन लिखने का एक तरीका होता है. ओके, सो वी कैन नॉट राइट सिंस इट इज कोसाइन सीरीज, सो दैट इज व्हाई it is even function. No, don't write that, just write therefore bn equal to 0. So this completes our step 1. Did we understand this? यहाँ तक किसी को कुछ भी confusion है? कुछ confusion है किसी को यहाँ पर? Okay, so we proceed to step 2 now. ठीक है, तो यहाँ पर जो step 2 है, it is the formula step. तो अपना Fourier series का formula will be the same one, f of x equal to a naught plus summation n equal to 1 to infinity an cos n pi x upon l plus summation n equal to 1 to infinity bn sin n pi x by l. ओके, इसमें अभी हमें सब्सटीट्यूट क्या करना है? l का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है और bn का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है. bn जो हमें 0 मिला था, लेट्स सब्सटीट्यूट दैट. l का वैल्यू हमें 2 मिला था, bn 0 मिला था, so we get f of x equal to a naught plus summation n equal to 1 to infinity an cos n pi x by 2 plus summation n equal to 1 to infinity 0 into sin n pi x by 2. अभी ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये 0 होता है, and if you add all the zeros, this entire thing becomes zeros. So सिर्फ इतना बचेगा. ओके, सो वी हैव f of x equal to
ए नॉट प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity. अब यहाँ पर कुछ कैंसिल वगैरह नहीं होता है, so this remains as it is an cos n pi x by 2. So this is the Fourier series formula for this particular question. Okay. अब इसमें a naught and an का फॉर्मूला लिखना है. अभी ये जो a naught का फॉर्मूला है, usually how do we write it? The original formula is 1 upon 12 integral over the given full interval. You remember? बाद में हम लिखते थे कि since this is an even function, coefficient becomes double and limit becomes half. Now here, since question में full interval दिया ही नहीं है, I told you ये 0 to 2 है, तो यहाँ पर ये आधा इंटरवल है, तो इसका फुल इंटरवल होगा -2 to 2. ओके, बट ये -2 to 2 फुल इंटरवल है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है. सो हियर वी कैन नॉट राइट द फुल इंटरवल इन द लिमिट्स. ओके, सो दैट इज व्हाई वी डायरेक्टली यूज द सेकेंड ऑफर while writing the formula for a naught. ओके, ये थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन अगर हमको a naught का फॉर्मूला लिखने का आदत है, it won't come that bad. ओके, so a naught is 2 times the coefficient, so 2 upon 12 and limit becomes half. तो ये जो दिया है ये ऑलरेडी हाफ लिमिट ही तो है. ओके, तो यही लिमिट आएगा 0 to 2 f of x dx. यहाँ पर ये 2 कैंसिल होता है एंड वी गेट 1 upon L इंटीग्रल 0 to 2 f of x dx. ओके, सिमिलरली अब an में भी ऑफर अप्लाई करके फिर लिखेंगे. तो an इक्वल्स टू 2 टाइम्स कोएफिशिएंट, ओरिजिनल कोएफिशिएंट था 1 upon L, बट ये an है इवन फंक्शन का. क्यों? क्योंकि कोसाइन सीरीज है तो वो इवन फंक्शन है. तो an इज 2 टाइम्स द कोएफिशिएंट एंड लिमिट बिकम्स हाफ, बट ये हाफ ही तो है इंटरवल. ओके, तो यही लिमिट्स आएगा 0 to 2 f of x cos of n pi x by 2 dx. ओके, अब इसमें एक पॉइंट सिर्फ मुझे जो कॉमन मिस्टेक होता है मोस्टली, ओके, यहाँ पर हम जब ये ऑफर यूज करते हैं, आई हैड टोल्ड यू कोएफिशिएंट बिकम्स डबल एंड लिमिट बिकम्स हाफ. तो कोएफिशिएंट तो डबल ठीक से लिखते हैं यूजुअली. आई मीन दिस आई एम टेलिंग यू based on all the papers I have assessed, you know, over the previous years में जो एक common mistake जो हमेशा आता है, तो वो उसमें, लेकिन लिमिट जब आता है, when we say limit becomes half, तो people somehow write 0 to 1. तो जो given interval है उसका half लिखते हैं. अगर आपने 0 to 1 लिखा तो वो half interval नहीं, वो quarter interval हो गया. Remember कि 0 to 2 जो है ये already half interval है. सी यहाँ पर लिखा है उन्होंने. सो 0 to 2 इज ऑलरेडी हाफ द इंटरवल. तो व्हेन वी से लिमिट बिकम्स हाफ, ये हाफ ही लिखना है आपको. डिड वी अंडरस्टैंड दिस? एनी कंफ्यूजन हियर? आई मीन नो, मैं एक ही क्वेश्चन पूछती हूँ, कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर्स वाले क्वेश्चंस पूछ रही हूँ. डिड ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड दिस? ओके, तो ये हो गया हमारा स्टेप 2, मतलब फॉर्मूला वाला स्टेप. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू स्टेप 3, दैट इज कैलकुलेशन वाला स्टेप. यहाँ पर 2 कैलकुलेशन करना है, एक है a नॉट का और एक है an का. तो लेट्स स्टार्ट विद a नॉट. तो a नॉट का हमने फॉर्मूला देखा था 1 upon L इंटीग्रल 0 to 2 f of x dx. ठीक है, नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट L हियर एंड f of x. तो अपना L is 2 and f of x is x. तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया. सो हियर दिस is half integral 0 to 2 x into dx. Let's integrate this. So this becomes half. X का इंटीग्रल आएगा x square by 2. Now to be evaluated from 0 to 2. Let's substitute the limits. So this becomes half. First, when you put x equal to 2, this becomes 2 square, that is 4 by 2, minus when you put x equal to 0, this becomes 0 square by 2, that is 0. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1s are 2 2s are, और ये 2 कैंसिल होएगा और हमारा आंसर मिला 1. So our Fourier coefficient a naught, we have got it as 1. Okay. Next let us go for an. तो सबसे पहले an का फॉर्मूला लिखा, that is 2 upon L इंटीग्रल 0 to 2
f of x cos n pi x by 2 dx. We substitute L and f of x. So L is 2, so we get 2 upon 2 integral 0 to 2. f of x is x, so we get x into cos of n pi x by 2 dx. Okay, यहाँ पर ये इंटीग्रेशन जो करना है, inside if you see x is multiplied with cosine, तो algebraic into trigonometric, so UV rule यूज करना पड़ेगा. तो लेट्स यूज द UV रूल. ये 2 और 2 कैंसिल होके 1 मिलता है, सो हियर वी हैव नॉट रिटन एनीथिंग. फॉर UV रूल आर U इज दिस फंक्शन x एंड V इज दिस cos फंक्शन. तो इंटीग्रेशन में फर्स्ट टर्म में U रिमेन्स एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ cos which is sin. तो इंटीग्रल ऑफ cos n pi x by 2 becomes sin n pi x by 2 upon n pi by 2. साइन चेंज माइनस ये फर्स्ट क्या है, ये x का डेरिवेटिव, तो ये x का डेरिवेटिव है 1 इनटू ये पूरा इसका इंटीग्रल. तो साइन का इंटीग्रल है माइनस कॉस, ये माइनस कॉस आया, तो साइन n पाई x बाई 2 का इंटीग्रल आएगा माइनस कॉस n पाई x बाई 2 अपॉन n पाई बाई 2 which gets multiplied by this n pi by 2 and we get n square pi square upon 2 square. ओके, यहां तक ठीक है? यहां तक सबको समझ में आया? ओके, now comes the next twist in the tale. Usually after integration and no, इसमें नहीं है, sorry. After integration and before substituting the limits, what do we do? साइन टर्म्स इक्वल टू 0. वेरी गुड अमोल एंड अभिनव. ओके, यहां पर भी ये साइन टर्म इक्वल टू 0 डालेंगे. ओके, बट नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द कंडीशन. ओके, कि हम ये साइन टर्म इक्वल टू 0 क्यों डाल रहे? That is because the idea is when you substitute both the limits, the sin function जो है वो उसका वैल्यू 0 होता है. अब हमने साइन के 3 वैल्यूज देखे थे. इफ यू रिमेंबर, साइन 0 was 0, साइन n पाई was 0, साइन 2n पाई was 0. मतलब सब्सटीट्यूट करने के बाद, दोनों लिमिट सब्सटीट्यूट करने के बाद, if it is of any of these 3 forms, then we know it is going to be 0. ओके, तो यहाँ पर चेक करते हैं. अब तक हमने कभी बीच में चेक नहीं किया था. ओके, बट नाउ आई एम टेलिंग यू कि चेक कैसे करना है. देखो, इफ यू पुट दिस x इक्वल टू 2, तो क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा और हमारे पास बचेगा साइन n पाई. वी नो साइन n पाई इज 0, मतलब ये लिमिट के लिए ये साइन फंक्शन 0 होता है. इफ यू पुट x इक्वल टू 0, तो ये बनता है साइन 0, तो साइन 0 इज 0. सो यू कैन सी दोनों लिमिट में ये 0 बन रहा है, ये साइन फंक्शन. ओके, सो दैट इज व्हाई वी कैन से दिस इज इक्वल टू 0. तो ये इस तरह से हम एक क्विक चेक कर सकते हैं. इट डजंट टेक मच टाइम. दोनों लिमिट में साइन का वैल्यू 0 होना चाहिए. ओके, नाउ वॉट एवर इज रिमेनिंग, लेट अस राइट इट प्रॉपरली. अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता है. सो वी आर लेफ्ट विथ कॉस n pi x by 2 upon n square pi square upon 2 square to be evaluated from 0 to 2. अब ये जो है, this can be written, you know, this is n square pi square upon 4. तो उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर comes in the numerator. तो 4 upon n square pi square cos n pi x by 2 to be evaluated from 0 to 2. Now this looks nice. तो कम confusion होगा when you substitute. Okay, is it okay so far? ओके, लेट्स कंटिन्यू विद दिस. अब हम लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे. फर्स्ट वी पुट x इक्वल टू 2, देन माइनस x इक्वल टू 0 डालेंगे. तो व्हेन यू पुट x इक्वल टू 2, यू गेट 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ, यहाँ पर अगर आपने x इक्वल टू 2 डाला तो यू गेट 2n पाई अपॉन 2, देन माइनस we'll put now 0. So 4 upon n square pi square cos of, when you put 0 here it becomes cos 0. Okay, तो ये हमने लिमिट सब्सटीट्यूट कर दिया. अब ये जो cos का वैल्यूज है वो हम सब्सटीट्यूट करते हैं.
तो here I have done what I have done is I have taken this 4 upon n square pi square common. यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो we get 4 upon n square pi square. Here what happens, cos of 2n pi upon 2, तो ये 2 और ये 2 cancel हो जाएगा, we get cos n pi minus cos 0 we know is 1. Okay, next cos n pi का वैल्यू भी हमें पता है, it is minus 1 raised to n, तो ये हमने सब्सटीट्यूट कर दिया. So 4 upon n square pi square into minus 1 raised to n minus 1. ओके, तो ये हमारा फूरियर कोएफिशिएंट an हो गया. सो नाउ वी सब्सटीट्यूट बोथ a0 एंड an इन द फूरियर सीरीज एक्सपांशन. तो अपना फूरियर सीरीज एक्सपांशन का फॉर्मूला फॉर दिस प्रॉब्लम वाज f of x इक्वल टू a0 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n pi x by 2. तो a0 हमें 1 मिला था, तो ये 1 सब्सटीट्यूट किया, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an, ये वाला एक्सप्रेशन अपना an है. सो 4 इंटू माइनस 1 रेज टू n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ n pi x by 2. So this is the Fourier series expansion for this particular problem. So this is the first part. अब हमारा सिर्फ डिडक्शन रह गया है, but till here did you understand it? ये टाइप 3 प्रॉब्लम है, बट यू कैन सी जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली ये ऑलमोस्ट टाइप 2 के जैसा ही है, इजंट इट? इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन होगा, सिर्फ हमें चेक नहीं करना है, क्वेश्चन में इटसेल्फ हमें पता चलता है कि ये इवन है या ऑड है. अभी हमने सिर्फ कोसाइन वाला पार्ट देखा तो पता चला कि ये इवन फंक्शन वाला क्वेश्चन था. हाफ रेंज देखा तो गिवन इंटरवल हाफ है. Okay, so these are two things which we had to remember. Okay, now coming to the fourth step, that is the deduction step. Okay, तो क्या deduce करना है? Pi raised to 4 upon 96 equal to 1 upon 1 raised to 4 plus 1 upon 3 raised to 4 plus 1 upon 5 raised to 4 and so on. Okay, अब deduce करने के लिए हम पहले फूरियर सीरीज एक्सपांशन जो हमें मिला था वो लिखते हैं. देन हम डिनोमिनेटर में जो पावर्स है उसको कंपेयर करते हैं. ओके, ये जो डिडक्शन वाला स्टेप है इसमें डिनोमिनेटर का पावर 4 है. फूरियर सीरीज एक्सपांशन में डिनोमिनेटर में n का पावर 2 है. यू हैव टू जस्ट सी n का पावर है, पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इजंट इट? n का पावर देखना है, तो ये पावर 2 है और ये पावर 4 है. तो हमने देखा था कि 2 मेथड होता है डिडक्शन का, सब्स्टिट्यूशन मेथड और पार्सेवाल्स आइडेंटिटी मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड कब यूज करते हैं? व्हेन दीज टू पावर्स आर सेम. और पार्सेवाल्स आइडेंटिटी मेथड कब यूज करते हैं? व्हेन दीज पावर्स आर डिफरेंट. ओके, अब हमारे सिलेबस के लिए मैंने डिफरेंट सिर्फ बोला है. एक प्रॉब्लम करने के बाद आप खुद ही फिगर आउट करोगे कि हाउ डिफरेंट इट शुड बी. ओके, सो यहाँ पर आपको क्या लगता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड काम आएगा या फिर पार्सेवाल्स आइडेंटिटी मेथड काम आएगा? क्वेश्चन समझा ना? पार्सेवाल्स आइडेंटिटी मेथड, करेक्ट. ओके, सबको ये बात समझ में आई ना? छोटी सी बात है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है. तो यहाँ पर हमें पार्सेवाल्स आइडेंटिटी मेथड यूज करना है बिकॉज यहाँ पर डिनोमिनेटर का पावर 4 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में n का पावर 2 है. क्लियरली दोनों पावर डिफरेंट है. ओके, तो अगर आप यहाँ ये वाले स्टेटमेंट में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करोगे तो x के जगह पे आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, n का पावर तो चेंज नहीं होगा ना. ओके, सो व्हेन यू पुट n इक्वल टू 1 यू विल गेट 1 स्क्वायर. ये 4 कभी नहीं आएगा पावर. व्हेन यू पुट n इक्वल टू 2 यू गेट 2 स्क्वायर. व्हेन यू पुट n इक्वल टू 3 यू गेट 3 स्क्वायर. ये 3 रेज़ टू 4 नहीं बन सकता, करेक्ट ना? तो इसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर काम नहीं आएगा. सो अपने पास दूसरा ओनली चॉइस बचा है Parseval's identity method. Okay, now this Parseval's identity is a type of a formula. तो ये Parseval's identity क्या है? Too many new things getting introduced in this topic, but
आराम से लेना, स्लोली लेना। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला थोड़ा भयानक लगता है, टेक्स लिटिल गेटिंग यूज टू, ओके, बट जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये थोड़ा यूज टू हो जाएगा। ये फॉर्मूला है 1/12 इंटीग्रल। नाउ आई हैव जस्ट रिटर्न दिस इन जनरल, बट इसका मतलब है इंटीग्रल ओवर द फुल इंटरवल। व्हेन वी से c टू c सम कांस्टेंट, c से लेके c प्लस 2l, तो इसका इंटरवल क्या है, c टू c प्लस 2l, तो इंटरवल का लेंथ हो गया 2l। तो इंटीग्रल है पूरे इंटरवल के ऊपर, ओके। सो 1/12 इंटू इंटीग्रल ओवर द फुल इंटरवल f of x square dx equal to a naught square plus half summation n equal to 1 to infinity an square plus bn square। तो ये अपना पार्सेवल्स आइडेंटिटी का फॉर्मूला है, बट ये नॉर्मल, ये जनरल फॉर्मूला है, बट वी आर यूजिंग पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर अ प्रॉब्लम विच इज इवन, ओके। तो इवन है मतलब इसके दो ऑफर लागू है, तो ये जो bn है ये एक्चुअली 0 हो जाएगा। और ये यहाँ पे देखो फॉर्मूला में इंटीग्रल है, आई टोल्ड यू आइडेंटिटी इज अ फॉर्मूला। तो ये जो है इंटीग्रल है, तो इंटीग्रल जहां जहां दिखता है इवन फंक्शन के लिए, कोएफिशिएंट विल बिकम डबल एंड लिमिट बिकम्स हाफ, और यही तो है जो हाफ लिमिट हमें दिया है। सो दिस फॉर्मूला, इसको हम थोड़ा रीमॉडिफाई करके लिखेंगे। देखो कोएफिशिएंट को डबल कर दिया, ओके। सो 1/12 के जगह पे 2/12 हुआ, और इंटीग्रल जो लिमिट्स जो है इट बिकम्स 0 to 2। ये हमने क्या किया है, कोएफिशिएंट बिकम्स डबल, लिमिट बिकम्स हाफ, और ये जो हाफ दिया है उसी को लिखा है f of x square dx equal to a naught square plus half summation n equal to 1 to infinity, only an square will come because ये फंक्शन इवन है, तो यहाँ पर bn 0 है। सो दिस इज पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर्मूला फॉर दिस क्वेश्चन। जैसा फूरियर सीरीज का फॉर्मूला आपको हर एक क्वेश्चन के लिए निकालना है, वैसे पार्सेवल्स आइडेंटिटी का फॉर्मूला जो है ये जनरल फॉर्मूला है, ये वाला जो है ये जनरल फॉर्मूला है। तो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम अगर आपको निकालना है इस तरह से निकालना है, ओके। ये फॉर्मूला समझ में आया, यहां तक समझ में आया? ओके, गुड। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट। यहां पर देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाए। व्हाट इज c? अंकित c मैंने ऐसे एक आर्बिट्ररी लिया है, मतलब हमारा जो इंटरवल है, ओके, फॉर फूरियर सीरीज ना, फूरियर सीरीज के लिए लेंथ ऑफ द फुल इंटरवल हैज टू बी 2l, करेक्ट। तो मेरा इंटरवल हो सकता है -l to l, या फिर इट कैन बी 0 to 2l। दो टाइप का इंटरवल देखा है हमने अभी तक, ओके। तो अगर -l to l है तो आर c का वैल्यू इज -l। ट्राई करके देखो, यहाँ पे c की जगह पे -l डाला तो यहाँ पे -l प्लस 2l बिकम्स l, तो अपना इंटरवल बन गया -l to l। अगर अपना इंटरवल टाइप 1 में हमने देखा था ना, याद है, 0 to b हो सकता है, तो अगर अपना इंटरवल है 0 to 2l तो c इज 0। सो ट्राई करके देखो, c के जगह पे 0 डाला तो यहाँ 0 and 0 plus 2l is 2l, तो 0 could be any value। So when we say means it is the starting point of the interval। In short, हमारा जो भी इंटरवल है उसका first point is 0, which could be anything, it need not be 0 always, it could be any other value। तो वो ये जनरल एक्सप्रेशन है। आई कैन हैव मीन्स ये अभी अपना सिलेबस में तो बहुत लिमिटेशन है। आई कैन हैव एन इंटरवल ऑफ द फॉर्म, अभी हमने अभी तक 0 to 2 पाई वाला इंटरवल देखा है, करेक्ट ना, 0 to 2 पाई। इंस्टेड आई कैन हैव एन इंटरवल 3 पाई to 5 पाई, ओके। 3 पाई to 5 पाई का अगर आप इंटरवल देखोगे उसका भी तो लेंथ 2 पाई हो गया, ओके। सो दोस द इंटरवल कुड बी एनीवेयर, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। अपने सिलेबस में हमारे पास बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड टाइप्स है, ओके, अंडरस्टूड ना, ठीक। सो नाउ वी सब्स्टिट्यूट, जैसे कहा यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल होगा तो 1/l मिलेगा, एंड l इज 2, तो ये 1/2 हो गया। इंटीग्रल 0 to 2 में f of x इज x, तो ये बन गया x स्क्वेयर, ओके। सो वी गेट
एक्स स्क्वायर dx ए फूरियर सीरीज का असाइनमेंट कौन सबमिट कर रहा है अभी? लेक्चर सुनना छोड़ के असाइनमेंट सब रखो, अब इनसाइड में रखो. फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस, ओके? या सो दिस इज एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू ए नॉट का वैल्यू है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस हाफ समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, जो अपना an था 4 इंटू माइनस 1 रेस टू n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर द होल स्क्वायर. ये हमने यहाँ पर सिर्फ ये कैंसिल किया है, l सब्सटीट्यूट किया, f ऑफ x सब्सटीट्यूट किया, a नॉट सब्सटीट्यूट किया और an सब्सटीट्यूट किया. पार्सेवल्स आइडेंटिटी का ब्यूटी ये है कि सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, इसमें एक बार सब सब्सटीट्यूट कर दो. यू हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई एंड यू विल गेट द आंसर. ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ये अपना स्टेटमेंट है. सो हियर दिस इज हाफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल इज एक्स क्यूब बाई 3 टू बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम 0 to 2 इक्वल टू 1 स्क्वायर इज 1 प्लस हाफ. अब ये स्क्वायर मतलब क्या होगा? 4 का स्क्वायर होगा विच इज 16. ये पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर होगा विच इज माइनस 1 रेस टू n माइनस 1 द होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा n रेस टू 4. देखो हमें 4 पावर चाहिए था, तो स्क्वायर का 4 रेस टू 4 कैसे बनता है दिखाना, क्योंकि पार्सेवल्स आइडेंटिटी में तो फूरियर कोएफिशिएंट्स आर स्क्वायर्ड. ओके, तो ये n रेस टू 4 और ये पाई स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो बन जाएगा पाई रेस टू 4. ओके, तो ये अब हमने स्क्वायर कर दिया. नाउ लेट्स सिंप्लीफाई इट फर्दर. यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में साइमल्टेनियसली हम थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करते जाएंगे. सो दिस इज हाफ. Here we will substitute the limits. When you put x equal to 2, this becomes 2 cube which is 8 by 3. ये 8 by 3 है. Minus when you put x equal to 0, 0 cube by 3 is 0. So ये minus 0 मिला. Equal to 1 plus यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको हमने बाहर निकाला है. तो न्यूमरेटर में 16 को बाहर निकाला तो यू गेट 16 by 2 विच इज 8 अपॉन डिनोमिनेटर में n को तो नहीं निकाल सकते, तो पाई रेस टू 4 को बाहर निकाला है. इंटू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, क्या बचा? माइनस 1 रेस टू n माइनस 1 द होल स्क्वायर अपॉन n रेस टू 4. ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. नाउ दिस 8 बाई 3 माइनस 0 इज 8 बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाय हाफ, तो 2 1 जा 2 4 जा, तो ये हमें मिलेगा 4 बाई 3. ये जो 1 है इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए तो ये माइनस 1 हुआ इक्वल टू 8 अपॉन पाई रेस टू 4 इंटू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेस टू n माइनस 1 द होल स्क्वायर अपॉन n रेस टू 4. इसको अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस 3 इज 1 बाई 3. हमें ये 1 बाई 3 इक्वल टू 8 अपॉन पाई रेस टू 4 समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेस टू n माइनस 1 द होल स्क्वायर अपॉन n रेस टू 4 मिला. ओके, अब सॉरी ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है. ये 8 अपॉन पाई रेस टू 4 को यहाँ लेकर आएंगे तो इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय पाई रेस टू 4 बाई 8. वो किया है 1 बाई 3 इंटू पाई रेस टू 4 बाई 8 इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेस टू n माइनस 1 द होल स्क्वायर अपॉन n रेस टू 4. नाउ दिस गिव्स अस पाई रेस टू 4 अपॉन 8 3 जा 24 इक्वल टू, इसको एक्सपांड कर दिया. एक्सपांड करने के लिए n का वैल्यूज 1 टू इन्फिनिटी पुट करना है और हर एक वैल्यू पुट करने के बाद उसको समेशन मीन्स ऐड करना है. तो फर्स्ट वी पुट n इक्वल टू 1, वी गेट माइनस 1 रेस टू 1 माइनस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 1 रेस टू 4 प्लस वी पुट n इक्वल्स टू 2 माइनस 1 रेस टू 2 माइनस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 2 रेस टू 4 प्लस वी पुट n इक्वल्स टू 3 माइनस 1 रेस टू 3 माइनस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 3 रेस टू 4. नेक्स्ट वी पुट n इक्वल्स टू 4. यहाँ पर 5 तक का टर्म्स बोला है तो एक्चुअली हमें 5 तक का टर्म्स दिखाना है. सो वन मोर टर्म, देन आई हैव जस्ट शोन 4 तक का टर्म्स. ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. ये देखो माइनस 1 रेस टू 1 इज माइनस 1, माइनस 1 इज माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर इज प्लस और 2 का स्क्वायर है 4. तो यहाँ पर हमें मिला 4 अपॉन 1 रेस टू 4. ये माइनस 1 का स्क्वायर है 1 माइनस 1 0, तो दिस इज 0 अपॉन 2 रेस टू 4. माइनस 1 रेस टू 3 इज माइनस 1, तो माइनस 1 इज माइनस 2 का स्क्वायर इज 4 अपॉन 3 रेस टू 4. माइनस 1 रेस टू 4 इज 1, तो 1 माइनस 1 इज 0.
तो यहां पर मैंने फिफ्थ वाला टर्म भी लिख दिया फॉलोइंग द सेम पैटर्न. यू कैन सी ऑड जब डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में 4 आ रहा है एंड व्हेन यू पुटिंग n का वैल्यू इवन तो न्यूमरेटर 0 आ रहा है. तो ये 5 जब डाला 5 इज ऑड तो यू विल गेट 4/5^4. ओके ऑलराइट. अब इसमें न्यूमरेटर में आप 4 कॉमन निकाल सकते हो राइट. तो you get pi^4/24 equal to 4 1/1^4 plus 1/3^4 plus 1/5^4. ये 4 यहाँ आएगा. 24 into 4 is 96. So we get pi^4/96 equal to 1/1^4 plus 1/3^4 plus 1/5^4 and so on. And that is the required deduction. Check if we have understood this. ओके वेरी गुड. ये बहुत लेंदी है, ये थोड़ा भारी भी है, बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके ऑलराइट ग्रेट. So this was the first problem of this type. I want to do one more problem. Shall we proceed to the next question? Next problem. जयेश को 90% समझ में आया. जयेश, which is the 10% you did not understand? लेंदी है थोड़ा लेंदी है. आई वुड से बहुत लेंदी है. ये तो मैंने ऐसे पीपीटी में लिया है, आप नोटबुक में लिख कर देखो. ओके तो रिकैप करूंगा तो हो जाएगा. ओके प्लीज डू द रिकैप. ओके तो अभी कैसा है ये वीक में. अभी नेक्स्ट लेक्चर तो अपना मंडे को ही होगा. 90% लेंदी है. ओके नेक्स्ट लेक्चर अपना मंडे को ही होगा बिकॉज फ्राइडे इज नॉन इंस्ट्रक्शनल नो बीइंग गांधी जयंती. तो आपके पास अभी टाइम मिल रहा है ये वीक में. दिस वीकेंड विल बी लाइक फ्राइडे सैटरडे संडे. हाँ फ्राइडे इज अ छुट्टी. तो आपको फ्राइडे सैटरडे संडे आपको मीन्स यू गेट इनफ टाइम टू गो थ्रू दिस एंड दैट इज वाई मैंने आपको थोड़ा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी ज्यादा दिया है. तो आपको टाइम है तो आप थोड़ा ट्राई कर सकते हो. ओके ऑलराइट we go on to the next question. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें मैं आपसे पूछूंगी. ओके लेट्स रीड द क्वेश्चन. ऑब्टेन हाफ रेंज साइन सीरीज फॉर f of x इक्वल टू. अब यहां पर दो एक्सप्रेशन है f of x का. लेंथ ऑफ द इंटरवल देखना है तो फर्स्ट से लेके लास्ट तक. तो अपना इंटरवल है 0 to pi एंड हेंस डेड्यूस दिस. ओके तो यहाँ पर ये क्वेश्चन रीड करते हैं. फिर से देखो फुरियर वाला वर्ड को स्किप किया है. दिस हैपेंस, दिस आई हैव स्किप्ड इट बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दिस हैपेंस इन द पेपर में. फुरियर दे मे नॉट गिव. अगर आपने ये इसमें सिलेबस में भी देखा है मोस्टली दे रिप्रेजेंट इट एज हाफ रेंज सीरीज. ओके तो सबसे पहली बात यहाँ बताई है हाफ रेंज. तो हाफ रेंज ये देख के पता चलता है कि ये जो इंटरवल दिया है ये आधा इंटरवल है. ये आधा इंटरवल है तो अपने सॉल्यूशन में क्या चेंज होगा. जब हम लेंथ ऑफ द इंटरवल को कंपेयर करते हैं तो 2l के साथ नहीं करेंगे, l के साथ करेंगे. ओके क्योंकि ये हाफ द रेंज है. सेकेंड चीज साइन सीरीज. व्हेन यू लुक एट दिस साइन तो क्या पता चलता है ये किस टाइप का फंक्शन होगा. ऑड. वेरी गुड. तो कौन से फुरियर कोएफिशिएंट्स 0 होंगे. a0 and an. Excellent. I think you have understood this very well. Nice. Okay, good. Let's proceed with the solution. तो फर्स्ट स्टेप में हम पहले फंक्शन को विजुअलाइज करेंगे. अपना इंटरवल है 0 और बीच में π/2 और लास्ट में पाई. Now 0 to π/2 the function defined is x and π/2 to pi में the function defined is pi minus x. और ये हमें दिया हुआ इंटरवल है, दिया हुआ फंक्शन है. ओके नाउ फूरियर सीरीज में लेंथ ऑफ फुल इंटरवल इज 2l बट यहाँ पर हमें सिर्फ हाफ रेंज दैट इज हाफ इंटरवल दिया है. सो लेंथ ऑफ हाफ इंटरवल विल बी l.
सो हम ये जो इंटरवल दिया है इसका लेंथ जो है उसको कंपेयर करेंगे L के साथ. So here L will be the last value, that is pi minus 0. So which is pi. So here we get L equals to pi. तो L का वैल्यू मिल गया. नेक्स्ट थिंग हमें साइन सीरीज बोला है, तो वी राइट साइन सीरीज. तो दिमाग में हमें आएगा इट इज ऑड फंक्शन. ये ऑड फंक्शन कहीं पर भी सॉल्यूशन में लिखना नहीं है, सिर्फ दिमाग में सोचना है ऑड फंक्शन है. therefore a0 and an both are 0. okay, so this completes step 1. next we move on to step 2 which is the formula step. तो पहले तो हम फूरियर सीरीज का अपना जो जनरल फॉर्मूला है वो लिखेंगे. देन इन दैट वी सब्सटीट्यूट a0 और an का वैल्यू हमने 0 लिखा था वो सब्सटीट्यूट करेंगे और l का वैल्यू जो हमें पाई मिला था वो सब्सटीट्यूट करेंगे. सो वी गेट वेट सॉरी, यहाँ पर bn भी 0 लिख दिया, ऐसे नहीं हो सकता. सॉरी, दैट वाज बाय मिस्टेक. 1 मिनट. ये ऐसे सब 0 हो गया तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं. Yeah, now it is fine. ओके, तो ये हमने यहाँ तक देखा था. ओके, तो a0 0 है, an 0 है, bn रिमेन्स एज bn. l के जगह पर हमने पाई सब्सटीट्यूट किया. तो यू कैन सी दिस बिकम 0, दिस बिकम 0. यहाँ पर पाई और पाई कैंसिल होगा तो ये एंगल बन जाएगा nx. So we get f of x equal to summation n equal to 1 to infinity bn sin nx. So this is the Fourier series formula for this particular question. Okay. All right. अब हमें इसमें Fourier coefficient bn का फॉर्मूला लिखना है. तो bn, this is bn of an odd function. तो इसका सेकेंड ऑफर क्या आएगा? ये इंटीग्रल में coefficient becomes double. Original coefficient for bn is 1 upon l. लेकिन अब ये bn है ऑड फंक्शन का तो कोएफिशिएंट बिकम्स डबल. सो वी गेट 2 अपॉन l. लिमिट होगा आधा इंटरवल का, यहाँ पर ऑलरेडी हाफ ही दिया है तो यही लिमिट्स लिखना है 0 टू पाई. इसको और आधा करके नहीं लिखना है. ओके, f of x this same sin nx dx. ओके, सो दिस कंप्लीट्स स्टेप 2, दैट इज द फॉर्मूला स्टेप. अब यहाँ पर स्टेप 3 में हमें सिर्फ एक ही कैलकुलेशन करना है एंड दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ bn. ओके, सो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया bn का 2 अपॉन l इंटीग्रल 0 टू पाई f of x sin nx dx. नाउ वी विल सब्सटीट्यूट l एंड f of x. बट f of x के दो एक्सप्रेशन है. ओके, सो इफ यू हैव टू सब्सटीट्यूट f of x वी हैव टू सेपरेट द इंटीग्रल. सो हियर 2 अपॉन पाई, then integral 0 to pi. 1 minute, why this mouse is not working? Yeah, now it's fine. So ये 2 upon pi इंटीग्रल 0 to pi by 2 में f of x हमने सब्सटीट्यूट किया x इंटू साइन nx dx प्लस इंटीग्रल pi by 2 to pi में और f of x is pi minus x sin nx dx. ओके, तो ये हमने सब्सटीट्यूट कर दिया. अब हमें ये इंटीग्रल करना है और ये इंटीग्रल करना है. हियर u इंटू वी रूल, हियर ऑल्सो u इंटू वी रूल. ओके, सो लेट्स सी द इंटीग्रेशन वाला पार्ट. ये 2 अपॉन पाई यहाँ पर वैसे का वैसा रहेगा. एंड इफ वी इंटीग्रेट दिस यूजिंग u v रूल, आर x इज u एंड साइन nx इज v. ओके, तो पहले टर्म में u रिमेन्स एज इट इज. सो वी गेट x into integral of sin nx. sin का इंटीग्रल है minus cos, so we get minus cos nx upon n. sin change, that is minus x का डेरिवेटिव 1 यहाँ आएगा into इसका इंटीग्रल. तो cos का इंटीग्रल है sin, तो this minus remains as it is. cos nx का इंटीग्रल है sin nx upon n, तो ये रहा sin nx
और वो जो अपॉन n है वो इस n के साथ मल्टीप्लाई होके n स्क्वायर बन गया। आगे इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो दैट्स इट, टू बी इवेलुएटेड फ्रॉम 0 to π/2। ये वाला इंटीग्रल हो गया। अब ये वाला इंटीग्रल करेंगे। So here again we are using UV rule. U is pi minus x and V is sin nx. तो first ये U pi minus x remains as it is into integral of sin nx is minus cos nx upon n. Next term के लिए sin change. First इसमें आएगा pi minus x का derivative which is 0 minus 1, that is minus 1 into integral of this entire thing which is minus sin cos nx का इंटीग्रल आएगा sin nx upon n, then upon n gets multiplied with this n and we get n square. This is to be evaluated from π/2 to pi. यहाँ तक ठीक है? Okay. Now as I said यहाँ पर sin term after integration before substituting the limits sin term को हम 0 डालते हैं, करेक्ट ना? बट यहाँ पर as I had told you in the previous problem में एक सिर्फ क्विक चेक करना है। अगर आपने x की जगह पे π/2 डाला तो ये देखो यहाँ मिलेगा sin n π/2। sin n π/2 0 नहीं है, करेक्ट ना? sin 0 is 0, sin n pi is 0, sin 2n pi is 0। बस यही तीन चीजें 0 है। sin n π/2 0 नहीं है, तो यहाँ पर वो हम इक्वल टू 0 नहीं डाल सकते। 0 डाला तो 0 आता है, बट वी कैन पुट दैट, वो एरो डाल के इक्वल टू 0 डालते थे ना, वो हम तभी कर सकते हैं व्हेन दोनों लिमिट पे वो 0 हो। लुक एट दिस केस, व्हेन यू पुट x इक्वल टू पाई वी गेट sin n पाई, ये 0 बनता है। लेकिन अगर आपने x इक्वल टू π/2 डाला तो यहाँ मिलता है sin n π/2 एंड sin n π/2 इज नॉट 0। ओके, तो यहाँ पर हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते। सो यहाँ पर मैंने देखो क्या किया है, ये जो ब्रैकेट्स वगैरह है इसको सिर्फ ठीक से लिखा है, लाइक दिस बिकम्स माइनस एक्स कॉस एन एक्स अपॉन एन, दिस माइनस इंटू माइनस प्लस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, ओके, प्लस माइनस पाई माइनस एक्स कॉस एन एक्स अपॉन एन माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। सो वी हैव जस्ट रिटन इट प्रॉपरली, कुछ भी कैंसिल नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। वी हैव रिटन इट इन दिस वे ताकि लिमिट सब्सटीट्यूट करना easy हो जाए। तो now let's substitute the limits. So this is 2 upon pi. First we put π/2 here. तो यहाँ आएगा minus π/2, तो ये pi आया और upon 2 नीचे लिख दिया into cos n π/2 plus sin n π/2 upon n square, and then second limit के लिए plus 0 into cos 0 upon 2n. Why this is 2n? Sorry. One minute. This should not be 2n. It has to be only n. या सो 0 सब्सटीट्यूट किया तो ये सेकेंड लिमिट है, तो सब्ट्रैक्शन माइनस माइनस प्लस 0 इंटू कॉस 0 अपॉन एन, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। व्हेन यू पुट x इक्वल टू 0 यू गेट साइन 0 अपॉन एन स्क्वायर। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट में लिमिट सब्सटीट्यूट किया। अब इसमें करेंगे तो वी गेट, ये देखो ये प्लस एंड माइनस बन गया माइनस। फर्स्ट वी आर पुटिंग x इक्वल टू पाई, तो ये मिलेगा पाई माइनस पाई कॉस एन पाई अपॉन एन माइनस साइन एन पाई अपॉन एन स्क्वायर। ओके, देन सेकेंड लिमिट के लिए साइन चेंज होगा, तो ये प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस मिलेगा। पाई माइनस ये पुट करेंगे तो π/2 कॉस एन π/2 अपॉन एन, ये माइनस का प्लस हो जाएगा बिकॉज इट इज द सेकेंड लिमिट, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं साइन एन π/2 अपॉन एन स्क्वायर। तो हमने इसमें सिर्फ लिमिट सब्सटीट्यूट किया है। ओके, सो आई हैव रिटन द स्टेप्स हियर अगेन। तो अब हमें ये देखो इसको सिंप्लीफाई करना है। दिस इज 2 अपॉन पाई माइनस पाई कॉस एन π/2 अपॉन 2n प्लस साइन एन π/2 अपॉन एन स्क्वायर। दिस बिकम्स 0, दिस ऑल्सो बिकम्स 0 बिकॉज साइन 0 इज 0। पाई माइनस पाई 0, तो ये वाला 0 बन गया। साइन एन पाई 0, तो ये 0 बन गया। पाई माइनस π/2 इज π/2, तो ये पाई कॉस एन π/2 अपॉन 2n प्लस साइन एन π/2 अपॉन एन स्क्वायर।
स्टेप्स थोड़े लेंदी है, तो ईच स्लाइड ओनली वन स्टेप आई कुड पुट, बिकॉज वो पिछला स्टेप भी रेफरेंस के लिए ऊपर लिखा है, लेकिन अब तक सबको समझ में आ रहा है ना? Are we understanding what we are doing so far? टू एन इन लेफ्ट, ये वाला टू एन। ओके 1 मिनट अमिता, ये वाला जो है, ये देखो यहाँ पर हमने जब पाई बाई 2 डाला अमित, यहाँ पर जब x इक्वल टू पाई बाई 2 डाला, ओके, तो यहाँ पे पाई बाई 2 आता है ना, तो वो पाई यहाँ पर लिखा और वो अपॉन 2 डिनोमिनेटर में लिख दिया। डिड वी अंडरस्टैंड? हाँ, ओके। इसमें हर एक स्टेप से दूसरा स्टेप कैसे मिलता है उतना ही देखो, पूरा मत सॉल्यूशन एक साथ देखो, बहुत कंफ्यूजन होता है। ओके, या सो यहाँ तक हो गया। दिस वी हैड सीन, ये वाले स्टेप में, ये वाला स्टेप अभी हमने देखा है। इसमें हमने cos 0 sin 0 इनका सब वैल्यू सब्सटीट्यूट किया था। कुछ सिंप्लीफिकेशन दिखाई दे रहा है किसी को? यहाँ पर 4 टर्म्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये ब्रैकेट के अंदर 4 है, बाकी सब तो 0 है। तो कुछ तो सिंप्लीफिकेशन दिखाई दे रहा है क्या इसमें? ये वेरी गुड, कॉस वाला टर्म कैंसिल होता है, एक्सेलेंट। कॉस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, सेम है दोनों, ये माइनस है ये प्लस है। और आपने ये भी देखा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ओके, यस, ऐड द साइन टर्म्स, वेरी गुड। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट। तो ये मिलेगा 2 अपॉन पाई, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये ऐड होगा तो मिल गया 2 साइन एन पाई अपॉन एन स्क्वेयर। ये ब्रैकेट ओपन किया तो हमारा बी एन मिला 2 2 4 साइन एन पाई बाई 2 अपॉन पाई एन स्क्वेयर। साइन एन पाई बाई 2, कॉस एन पाई बाई 2, इन दोनों का कोई वैल्यू एक्सप्रेशन नहीं है। आई मीन देयर इज एन एक्सप्रेशन बट इज नॉट दैट इजी। तो इसके लिए साइन एन पाई बाई 2 कॉस एन पाई बाई 2 जो होता है, यू हैव टू राइट इट और यू हैव टू कीप इट एज साइन एन पाई बाई 2 कॉस एन पाई बाई 2। ओके, तो ये हमारा फूरियर कोएफिशिएंट bn हो गया। इसको अब हम फूरियर सीरीज एक्सप्रेशन फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो वी गेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू इन्फिनिटी 4 साइन एन पाई बाई 2 अपॉन पाई एन स्क्वेयर इंटू साइन एन एक्स। यहाँ तक सबको समझ में आया? एनी कंफ्यूजन हियर? आई मीन सबको समझ में आया? यहाँ तक हमारा फूरियर सीरीज मिल गया। ओके, अब हम नेक्स्ट डिडक्शन करेंगे। ओके, तो क्या डिड्यूस करना है? ये दिस शुड बी 1 अपॉन 1 स्क्वायर, तो ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 8। हमारा फूरियर सीरीज लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स समेशन एन इक्वल टू 1 4 साइन एन पाई बाई 2 अपॉन पाई एन स्क्वायर साइन एन एक्स। यहाँ पर डिनोमिनेटर में पावर स्क्वायर है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में पावर स्क्वायर है, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? Substitution, excellent. Okay, now coming to substitution का, if you remember when I was telling you about the substitution, I told you there are substitution method is a trial and error method, जिसमें हम 3 वैल्यूज ट्राई करेंगे, तीनों में से एक में हमें आंसर यूजुअली मिलता है। इफ यू रिमेंबर आई हैड टोल्ड दैट, बट देन आई एक्चुअली डिडंट नेवर टोल्ड यू कि क्या होता है 3 वैल्यूज। वी ऑलवेज स्पोक अबाउट 0। ओके, नाउ आई विल टेल यू इसका कैसे ट्रायल एंड एरर में क्या क्या वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। तो हमारा इंटरवल का फर्स्ट वैल्यू या तो मिडल वैल्यू या तो लास्ट वैल्यू, इन तीनों में से किसी एक में हमको आंसर मिलेगा। ओके, एंड ऑलवेज स्टार्ट विथ 0। फर्स्ट वैल्यू हम जो हमेशा ट्राई करेंगे वो 0 होगा। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो अपना इंटरवल है, ये इंटरवल क्या है? 0 टू पाई। तो ये 0 टू पाई इंटरवल के लिए अगर हमें सब्सटीट्यूशन मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करना है, तो जो 3 वैल्यूज है जिसमें से एक में से हमको आंसर मिलेगा वो है फर्स्ट वैल्यू दैट इज 0, लास्ट वैल्यू दैट इज पाई,
एंड मिडल वैल्यू दैट इज पाई बाई 2. ओके, तो ये 3 में से एक में हमको आंसर मिलेगा. स्टार्ट हम हमेशा 0 से करेंगे. कभी कभी 0 मिडल वैल्यू होता है, वेदर इट इज मिडल वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू वी ऑलवेज स्टार्ट विथ 0. ठीक है, यहां पर पहले हम पुट x इक्वल टू 0 करेंगे. तो वी गेट f ऑफ 0 इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 4 साइन n पाई बाई 2 अपॉन पाई n स्क्वायर साइन n इंटू 0. ये वाला सब्सटीट्यूशन चलेगा क्या? नो. क्यों नहीं चलेगा? सब 0 हो रहा है. करेक्ट. सी, राइट हैंड साइड में साइन 0 इज 0 एंड यू आर एडिंग 0, तो लेफ्ट राइट हैंड साइड में सब कुछ 0 हो रहा है, तो ऐसा कुछ सीरीज आपको मिलेगा ही नहीं. एक्सेलेंट. मतलब दिस ट्रायल डज नॉट वर्क. ओके. अच्छा, आप जब सॉल्यूशन लिखोगे तो सी यू आर गोइंग टू ट्राई बिफोर हैंड. अभी हमको इतना क्लियरली, मे बी ये साइन टर्म है तो हमें पता है 0 वर्क नहीं करेगा. बट इफ यू आर शोइंग दिस सब्सटीट्यूशन, इसको बाद में कैंसिल मत करना स्टेप को. ऐसा राइट में सिर्फ एक क्रॉस कर देना. इतना बड़ा रेड क्रॉस मत करना. ओके, एक छोटा सा क्रॉस कर देना, या फिर ऐसे सिर्फ लिखना कि दिस सब्सटीट्यूशन नॉट करेक्ट, ऐसा कुछ. ओके, ऑलराइट. तो 0 काम नहीं किया, फर्स्ट वैल्यू काम नहीं किया. नेक्स्ट हम लास्ट वैल्यू ट्राई करते हैं, दैट इज पुट x इक्वल टू पाई. यूजुअली वी यूज फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू. वो भी काम नहीं किया तो फिर मिडल वैल्यू. ओके, पुट x इक्वल टू पाई. तो क्या मिलेगा? f ऑफ पाई इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 4 इंटू साइन n पाई बाई 2 अपॉन पाई n स्क्वायर इंटू साइन n पाई. ये वाला काम करेगा क्या सब्सटीट्यूशन? व्हाट इज साइन n पाई? साइन n पाई क्या है? 0. करेक्ट. तो ये फिर से सेम केस हो रहा है, राइट हैंड साइड पूरा 0 बन रहा है, तो ये भी काम नहीं करेगा. ओके, अब अपने पास एक ही ऑप्शन बचा है, पुट x इक्वल टू पाई बाई 2, और वो तो काम करना ही है. ओके, सो लेट्स, सॉरी हियर नो, दिस वाज अगेन अ मिस्टेक. वहां पर f ऑफ पाई बाई 2 आना चाहिए, या दिस वन, या. तो वी आर पुटिंग x इक्वल टू पाई बाई 2. तो यहां मिला f ऑफ पाई बाई 2 समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 4 साइन n पाई बाई 2 अपॉन पाई n स्क्वायर. यहाँ पर x इक्वल टू पाई बाई 2 डाला तो मिला साइन n पाई बाई 2. ये तो साइन n पाई बाई 2 तो हमें पता है कि दिस इज नॉट 0, सो यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करना है. हियर अगेन आई हैव रिटन पाई. व्हाई डिड आई डू दैट? ओके, तो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट. अब इसमें f ऑफ पाई बाई 2 सब्सटीट्यूट करेंगे. ओके, तो पाई बाई 2 कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे? ये देखो, यहाँ पर भी है पाई बाई 2, यहाँ पर भी है पाई बाई 2. आप दोनों में से किसी भी एक्सप्रेशन में x के जगह पे पाई बाई 2 डाल सकते हैं. इसमें डालेंगे तो x इक्वल टू पाई बाई 2 आपको डायरेक्ट मिलेगा. इसमें डालेंगे पाई माइनस पाई बाई 2 मिलेगा. सो आई हैव जस्ट फॉर फन आई हैव यूज्ड पाई माइनस पाई बाई 2 विच इज फाइनली पाई बाई 2. तो यहां डालेंगे या यहां डालेंगे, सेम आंसर मिलेगा. ओके, तो पाई बाई 2, 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाला, पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाला, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये साइन n पाई बाई 2 इंटू साइन n पाई बाई 2 दोनों मल्टीप्लाई होगा एंड वी गेट साइन स्क्वायर n पाई बाई 2 अपॉन n स्क्वायर. ओके, पाई माइनस पाई बाई 2 इज पाई बाई 2 इक्वल टू 4 अपॉन पाई समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर n पाई बाई 2 अपॉन n स्क्वायर. अब ये 4 अपॉन पाई को अगर आपने इस तरफ लेकर गए तो इट बिकम्स पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 4. ये इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा पाई बाई 4 से. सो दैट गिव्स यू पाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर n पाई बाई 2 अपॉन n स्क्वायर. ओके, अब ये समेशन को हमें एक्सपांड करना है. So we get pi square by 8 equal to, first you put n equal to 1, so that is sin square pi by 2 upon 1 square, plus next we put n equal to 2, so sin square 2 pi by 2 upon 2 square, plus
n equal to 3 sin square 3 pi by 2 upon 3 square plus n equals to 4 sin square 4 pi by 2 upon 4 square. यहाँ 5 तक का टर्म बताया है तो 5 तक का सब्सटीट्यूशन दिखाएंगे. ओके, नेक्स्ट विल सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज. तो pi square by 8, we know sin pi by 2 is 1, so ये 1 square by 1 square. यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा and we get only pi. Sin pi is 0, so this is 0 square upon 2 square. Sin 3 pi by 2 is -1, तो ये बन गया -1 the whole square upon 3 square. यहाँ पर sin 4 pi by 2 ये 2 ones are 2 twos are, that becomes sin 2 pi. Sin 2 pi is 0, तो इसलिए 0 square upon 4 square. Sin 5 pi by 2 is again 1, so 1 square upon 5 square and so on. इसको आगे simplify किया तो we get pi square by 8 equal to 1 upon 1 square. This again becomes plus 1 upon 3 square plus 1 upon 5 square and so on. And this is the deduction we needed. And that is all. Did we understand this? बहुत बहुत भारी था, but I hope you have understood. Okay. Now I'm giving you 4 problems for okay, 1 minute, sorry, इसका solution नहीं है. Okay, I will upload this with the solution also. So I have given you 4 problems for practice here. Okay. अच्छा, now tell me, ये वाला टाइप का आपको समझ में आया है? Do you want me to take one more lecture on this for practice? Yes? Okay. तो आप अभी इतना प्रैक्टिस करो. So then I will take one more lecture on this. That is Monday's lecture. I will again take half range science, cosine and sine series. 2 problems I will take. एक cosine वाला problem लेते हैं, एक sine वाला problem लेते हैं. And आप ये जब solve करोगे तो आपको जो जो difficulties आता है, that maybe you can ask me when we are solving that. कि उसमें जो भी confusion आएगा. Okay. So then we can clarify those questions. Okay, any other questions we have? So one more lecture we will take on this half range series expansion. Right now if you have any questions you can ask, otherwise मेरे तरफ से lecture conclude हो गया है. Okay, thank you dears.